अच्छा, उसके बाद हम ना थोड़े से और ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं जो है ना उनकी बात करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने टाइम बहुत लिया है, लेकिन जो है ना ये कॉन्सेप्ट आपने ना अगर बिल्डअप कर लिया तो ज़िंदगी भर ये नहीं भूलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ट्यूमर सप्रेसर जीन एक होता है आपके पास क्या, एक होता है आपके पास क्या, ए पी सी जीन। ये क्या आपके पास ए पी एंड सी जीन। दिस जीन इज़ आल्सो नोन एज द गेट कीपर ऑफ दी जो है ना कोलोनिक नियोप्लेजिया, गेट कीपर ऑफ कोलोनिक नियोप्लेजिया। अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो यहाँ पर ना एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्या, हेरिडिटरी पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको। बेसिकली एपीसी जीन प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस नोन एज द एपीसी प्रोटीन। एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं क्या, एपीसी। एपीसी को छोड़ें पहले, यहाँ पर देख रहे हैं ये एक जो है ना ये एक केट है यहाँ पर, ये क्या है, केट है। मैं इसको केट इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका नाम है आपके पास क्या, बीटा कैटेनिन। दिस केट इज़ गोइंग टू एक्टिवेट द MYC जीन। ये केट यहाँ पर क्या करती है, एक्टिवेट करती है किसको, MYC जीन को। ये नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है, ओ सॉरी ये थोड़ा सा एब नॉर्मल है, ठीक है। अब देखें, पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ। नॉर्मल ये क्या है, एपीसी जीन, ये एक एपीसी प्रोडक्ट जो है ना प्रोड्यूस करता है। ये एपीसी प्रोडक्ट क्या करता है, इस बीटा कैटेनिन को ना आपकी क्या करता है, बिल्कुल इसकी एक्टिविटी को बंद करके रखता है। कि ये क्या, यहाँ पर ये देख रहे हैं मैंने इसको क्या किया, इसके साथ ना बंद किया है, ठीक है। ये एक पिंजरे में आ गई है आपके पास क्या, कैट, बिल्कुल जो है ना, यहाँ पर मैं इसको हंसा रहा हूँ बट यहाँ पर ये सैड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आपके पास बिल्कुल एक सैड कैट है, मतलब क्या, ये एक्टिविटी नहीं कर रही, ठीक है। तो ये एपीसी ना आपके पास क्या करता है, इसको इनहिबिट करके रखता है बीटा कैटेनिन को। अब होता क्या है कि जो ना एक और जीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या, WNT होगा, WNT जीन। और ये WNT ना बिल्कुल पाथवे भी होता है बड़ा। ये क्या करता है, इस एपीसी को ना मतलब क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, मतलब क्या, इसको इनहिबिट करता है। जब इसको डिस्ट्रॉय करेगा तो ये केट ना यहाँ से फ्री होकर बाहर आ जाएगी साइटोसोल में। जैसे ही आई साइटोसोल में के बाद ना ये न्यूक्लियस में चली जाएगी। न्यूक्लियस में जाकर MYC जीन को एक्टिवेट करेगी। MYC जीन यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा, ये साइक्लिन है। साइकिल के ऊपर क्या सवार हो गया आपके पास, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। यहाँ पर क्या करेगा फिर, चलो ये आपके पास क्या हो गई, माइटोसिस हो जाएगी। फिर ये यहाँ पर इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अच्छा, होप कि इतना तो क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब WTN में जब जो है ना आपके पास म्यूटेशन होगी तो वो क्या करेगा, इस बीटा मतलब क्या, एपीसी को डिस्ट्रॉय करेगा और बीटा कैटेनिन यहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और बीटा कैटेनिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो MYC को एक्टिवेट करेगी, ये पूरा पाथवे होगा और माइटोसिस होगी, ठीक है। दिस इज़ द वन मैकेनिज्म। एपीसी अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन एपीसी प्रोड्यूस हो रहा है, बट अगर एपीसी प्रोड्यूस ही नहीं हो, एपीसी यहाँ पर हो ही नहीं, तो बीटा कैटेनिन को बाइंड कौन करेगा, मतलब क्या, उसको इनहिबिट कौन करेगा। ये एपीसी ना इसको न्यूट्रलाइज करता है, इसके इफेक्ट को, बीटा कैटेनिन को। लेट सपोज मैंने एपीसी को जो है ना बिल्कुल कट कर दिया है, इसकी 2 कॉपीज़ होंगी, लाइक ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो इसकी दोनों कॉपीज़ को इनहिबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने इसको इनहिबिट किया तो अगर ये इनहिबिटेड रहा, इसकी वजह से एक डिज़ीज़ होती है जिसका मैंने एक नाम लिया था, बहुत बड़ा नाम था, हेरिडिटरी पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर। ये डिज़ीज़ होती है इसकी वजह से। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिज़ीज़ इज़ द पेन कोलेक्टोमी। क्या, पेन कोलेक्टोमी। यहाँ पर क्या होंगे, पॉलिप्स होंगे। पॉलिप्स आपके पास क्या होते हैं, बिनाइन होते हैं। मैंने बताया था ना इसके जो है ना उसमें नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में, ये क्या होते हैं, बिनाइन होते हैं। अगर आपने पेन कोलेक्टोमी नहीं की, दीज बिनाइन पॉलिप्स विल कन्वर्टेड इनटू द कार्सिनोमा, कोलोन कार्सिनोमा, व्हिच विल बी द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द पेशेंट, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, होप है। उसके बाद एक और जो है ना जीन होता है यहाँ पर, ये PAT जो है ना CAED जीन, ये जीन होता है। और एक और जीन होता है KLE2 जीन। ये दोनों जीन ना इस जीन को एक्टिवेट करते हैं, इस जीन को। ये क्या आपके पास एक जीन है जो प्रोड्यूस करता है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा।
जब ये जीन ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोड्यूस करेगा तो इसका है ना एक ये लेट्स सपोज दिस जो ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये ना यहाँ पर आकर इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। इसके लिए एक और जो है ना जीन होता है जो रिसेप्टर प्रोड्यूस करता है, ये वाला जीन रिसेप्टर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इसके साथ जो है ना बाइंड करेगा ना इस रिसेप्टर के साथ, तो ये रिसेप्टर जो है ना ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स आपके पास ना एक्टिवेट करेगा इसको P21 जीन को। In this P21 gene produce a protein known as the P21 protein. This P21 protein inhibit the cyclin-dependent kinase. This is a check post inhibitor. यहाँ पर cyclin dependent क्या कर रहा था, यहाँ पर जो है ना G1 फेज से S फेज में ला रहा था ना उसको सेल साइकिल को, तो P21 इज़ द चेक पोस्ट इनहिबिटर। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसका जो ना मैकेनिज्म क्या था, P21 कैसे एक्टिवेट होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और जीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या, PTEN जीन। PTEN जीन बेसिकली एक्टिवेट जीन नोन एज द P27 जीन। P27 जीन प्रोड्यूसेस द प्रोटीन नोन एज द P27 प्रोटीन। P27 प्रोटीन इनहिबिट दिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। दिस इज आल्सो अ चेक पोस्ट इनहिबिटर जो यहाँ पर G1 से S फेज में नहीं जाने देगा इसको, ठीक है। एंड दोज पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द PTEN जीन म्यूटेशन, PTEN जीन म्यूटेशन, अगर इस जीन की म्यूटेशन हो गई तो ना आपको एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्या, काउडन सिंड्रोम। क्या, काउडन सिंड्रोम। And patients with the Cowden syndrome have the high risk of developing the breast cancer and endometrial carcinomas. ठीक है, जिनमें भी काउडन सिंड्रोम होगी, काउडन सिंड्रोम इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द PTE जीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PTEN जीन, सॉरी, ठीक है। PTEN gene activates the P27 gene. P27 gene produces the P27 and P27 inhibits the cyclin dependent kinase which is a P27 इज़ अ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर। जब ये इसको इनहिबिट करेगा मतलब क्या, चेक पोस्ट को इनहिबिट कर रहा है। चेक पोस्ट आपके पास क्या दी, ये दी चेक पोस्ट दी G1 से जो है ना S फेज, ये क्या दी आपके पास, चेक पोस्ट दी, ठीक है। और इसकी जो है ना म्यूटेशन से क्या हो रहा है आपको, काउडन सिंड्रोम। उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना बहुत सारी जो है ना हो सकती है मतलब क्या, रिस्क फैक्टर्स हैं टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर एंड द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और जीन है, इज़ नोन एज द E-cadherin जीन। दिस इज़ योर E-cadherin जीन। दिस जीन प्रोड्यूसेस द E-cadherin प्रोटीन। और E-cadherin आपके पास क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एक सेल है, यहाँ पर लेट्स सपोज एक दूसरा सेल है। दिस ब्लू वन इज़ द E-cadherin ऑफ द वन सेल एंड दिस ब्लू इज़ द E-cadherin ऑफ द अदर सेल। क्या, ये एक E-cadherin है, एक जो है ना, चलो मैं इसको बिल्कुल जूम कर लेता हूँ आपको दिखा के। बेसिकली दिस E-cadherin जो है ना ये क्या करता है, ट्रैप करता है किसको, इस बीटा कैटेनिन को। ये क्या, बीटा कैटेनिन है, ये ना इसको बंद करके रखता है E-cadherin नॉर्मली। दिस इज़ द नॉर्मल एंड यहाँ पर क्या होता है, ये जो दोनों साइड के E-cadherin है, दोनों साइड के E-cadherin ना एक दूसरे से क्या हुए होते हैं, बाइंड किए हुए होते हैं। क्या, बाइंड किए होते हैं। तो ये सेल रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा एंड ये सेल यहाँ वाला सेल भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। क्या, दोनों से रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये क्या है, दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्टेड है ना, इसको हम कहते हैं क्या, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये क्या आपके पास, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन does not allow cell does not allow each other to proliferate। क्या, does not allow each other to proliferate। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। की कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्यों, कैसे होती है, बिकॉज E-cadherin दोनों को जो है ना मिला के रखता है, दोनों सेल्स को, ताकि जो है ना कोई भी जो है ना सेल्फ रेप्लिकेट बहुत ज़्यादा नहीं करे, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये क्या, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो मैंने इसकी क्या की, म्यूटेशन कर दी, द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन।
तो यहाँ पर ई कैडेरिन नहीं होगा। ई कैडेरिन नहीं होगा तो एक तो यहाँ पर एक और चीज़ होगी, ये जो बीटा कैटेनिन है यहाँ से फ्री हो जाएगा। बीटा कैटेनिन यहाँ फिर से जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड बीटा कैटेनिन का फंक्शन आपको पता है क्या है। एंड दूसरा फंक्शन क्या होगा, ये सेल ना इस सेल से जो है ना कांटेक्ट जो था वो कांटेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। एंड दिस सेल इज़ गोइंग टू रेप्लिकेट। एंड ये सेल जो है ना अब्रप्टली बहुत रेप्लिकेट करेगा एंड बहुत सारे कैंसर सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, होप कि आपको इतना जो है ना समझ में आ गया होगा। एंड पेशेंट विद द ट्यूमर इन द ई कैडहेरिन जीन have the high risk to develop the esophageal carcinomas, gastric carcinomas and colon carcinomas, ovary carcinomas and breast carcinomas। अगर ये जीन ख़त्म हो जाए तो आपके पास क्या ई कैडहेरिन जीन, यार ये क्या ई कैडहेरिन जीन है। ठीक है, होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस हमारा ये ख़त्म होने वाला है, बस ख़त्म होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना अच्छा, तो उसके बाद ना यहाँ पर मैं एक और चीज़ की बात करूँगा। दो पॉइंट्स हैं बस। ठीक है, एक हमारे पास क्या यहाँ ना ये सेल रिलीज़ करता है क्या, यहाँ पर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। क्या, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। अब देखिए हाइपोक्सिक इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फ़ा। ठीक है, इसका पूरा नाम है एच का मतलब है हाइपोक्सिया, आई से इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फ़ा। ये ना सेल रिलीज़ करता है, क्यों, बिकॉज सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही और ऑक्सीजन की नीड भी तो बढ़ेगी ना, तो यहाँ पर इस्कीमिया हो जाएगा और ये हाइपोक्सिक इंड्यूसिबल फैक्टर रिलीज़ होगा सेल से। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द जीन, इसने ये रिलीज़ किया तो ये पता है क्या करता है, ये दो जीन्स को एक्टिवेट करता है। एक तो आ जाएगा ये वाला जीन आपका, एक आ जाएगा ये वाला जीन। जब ये इस जीन को एक्टिवेट करेगा तो ये रिलीज़ करके आपके पास क्या प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। जब ये इसको जो है ना एक्टिवेट करेगा तो ये सेल आपके पास रिलीज़ करता है क्या, जो ना वस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वस्क्यूलर एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, वस्क्यूलर है तो ये क्या करेगा आपके पास यहाँ पर नियो वस्क्यूलराइजेशन करवाएगा। क्या, नियो वस्क्यूलराइजेशन मतलब क्या, एंजियोजेनेसिस करवाएगा। यहाँ पर क्या होगी आपके पास, यहाँ पर क्या होगी आपके पास, एंजियोजेनेसिस होगी। यहाँ पर आपके पास क्या होगी, एंजियोजेनेसिस होगी। ठीक है, एंजियोजेनेसिस किसकी वजह से होती है, इसकी वजह से होती है। अच्छा, एंजियोजेनेसिस इसकी वजह से भी होती है। एक और पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके पास है ना वस्कुलर एंडोथेलियल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर P53 नॉर्मली इसको इनहिबिट करता है, इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। मतलब क्या, यहाँ पर नॉर्मल जो है ना नॉर्मली आपके पास ना बहुत सारी वेसल्स क्यों नहीं बनती, बिकॉज P53 इसको इनहिबिट करके रखता है। अब P53 का मैंने लॉस कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोड्यूस होता रहेगा एंड यहाँ पर एंजियोजेनेसिस होती रहेगी। एंड एंजियोजेनेसिस आपके पास होगी तो आपके पास ना ऑक्सीजन की सप्लाई भी आएगी, न्यूट्रिएंट भी आएंगे और ये जो सेल आपके पास वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे वो वेस्ट भी चला जाएगा। एंड यहाँ पर ना आपके पास नई वेसल्स बनती जाएंगी तो आपके पास ना बिल्कुल चेनल्स भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे वेसल्स की, लाइक ये चेनल्स बन गए। तो ना ये जो सेल्स आपके पास यहाँ पर प्रोलिफरेट कर रहे हैं कैंसर सेल्स, इनको ना चांस मिल जाएगा कि दे कैन मेटास्टेसाइज, ये दूसरी जगह पर भी मेटास्टेसाइज कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजीली हो सकता है। ये ना इस एंजियोजेनेसिस की वजह से ना आपके पास मेटास्टेसिस बहुत इजीली होती है। ठीक है, एंड उसके बाद ना ये जो आपके पास MYC जीन है, MYC जीन में मैंने क्या कहा था, यहाँ पर इसमें गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन होगी। MYC जीन पता है क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है, इसको वेस्कुलर एंडोथेलियल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करता है। जब ये इसको एक्टिवेट करेगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और एंजियोजेनेसिस होगी। ठीक है, होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हम ना एक ड्रग देते हैं जो इसकी एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। क्या, इसकी एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, उसे हम कहते हैं क्या, बीवासिजुमैब। क्या, बीवासिजुमैब। बीवासिजुमैब।
मैप इनहिबिट द एंजियोजेनेसिस। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है जो है ना एंजियोजेनेसिस को, ये इनहिबिट करके रखता है। ये ड्रग हम देते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने एंजियोजेनेसिस भी इसके साथ कवर कर ली। अच्छा, तो जब ये चीज़ नॉर्मल हो रही होती है तो नॉर्मली इसको ना इनहिबिट कौन करता है, इसको ना एक जीन है वो इसको इनहिबिट करता है। उस जीन को हम बोलते हैं क्या, वॉन हिप्पल-लिंडाउ जीन। क्या, वॉन हिप्पल-लिंडाउ जीन। वॉन हिप्पल-लिंडाउ जीन बेसिकली डज व्हाट कि ये जो है ना आपके पास एक एंजाइम जो है ना प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं क्या, यूबिक्विटिन लाइगेज। क्या, यूबिक्विटिन, यहाँ पर टी होगा, यूबिक्विटिन लाइगेज जीन। ये ना आपके पास इन दोनों की जो है ना, ये क्या करता है, इन दोनों को इनहिबिट करता है, इनकी जो है ना प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इन दोनों जो है ना ये जो फैक्टर्स आपके पास रिलीज़ हो रहे हैं, ये दोनों फैक्टर्स, इसको ये ना इनहिबिट करता है, ठीक है। वॉन हिप्पल-लिंडाउ जीन, ठीक है। वॉन हिप्पल-लिंडाउ का ये जो है ना बेसिक फंक्शन था। अच्छा, उसके बाद अगर मैं वॉन हिप्पल-लिंडाउ को ख़त्म कर दूं, बेसिकली ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इसमें मैंने 2 म्यूटेशन करनी है। तो मैंने लेट सपोज वॉन हिप्पल-लिंडाउ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो जब मैं वॉन हिप्पल-लिंडाउ को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर एक डिजीज़ होती है, सिंड्रोम होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, वॉन हिप्पल-लिंडाउ सिंड्रोम। दिस इज़ योर दैट सिंड्रोम, वॉन हिप्पल-लिंडाउ syndrome. This patient represents with रेटिनोएंजियोमास। क्या, रेटिनोएंजियोमास, ठीक है। रेटिना में ना आपके पास क्या होगी, एंजियोमास होगी, मतलब क्या, नई जो है ना वेसल्स वगैरह होगी और वेसल्स में ना आपके पास मास होगा, ठीक है। एंड देन आपके पास क्या होगा, सेरिबेलर हेमिंजियोब्लास्टोमास। सेरिबेलम में भी ना आपके पास नई वेसल्स बनी हुई होंगी और उनमें भी ना आपके पास जो है ना मैसेज वगैरह जो है ना आपके पास उनमें भी डेवलप्ड हुए होंगे। एंड देन दिस पेशेंट आल्सो रिप्रेजेंट विद द रीनल सिस्ट एंड रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा भी आपके पास किसका, पीसीटी का, जो है ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर सेल्स का जो है ना ये क्या आपके पास वॉन हिप्पल-लिंडाउ सिंड्रोम के जो ना 3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके साथ ना हमारा ये क्या हो गया, सेल्फ रेप्लिकेशन वाला पॉइंट भी हो गया, एंड इनसेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटर वो भी हो गया, ये भी हो गया, डीएनए रिपेयर वाला, अपोप्टोसिस वाला भी हो गया। यहाँ पर सस्टेंड एंजियोजेनेसिस भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आता हूँ लिमिटलेस रेप्लिकेशन का, बस 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको, बिकॉज हमने ये किया है। नंबर 1 इज़ द एवेजन ऑफ द जो है ना सेनी सेंस। क्या, सेनी सेंस। अब बेसिकली इस वर्ड की यहाँ पर ना मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ पावर टू रेप्लिकेट। ये क्या है, लॉस ऑफ पावर टू रेप्लिकेट। ये नॉर्मल सेल में होता है। बेसिकली ये कोई भी नॉर्मल सेल है 60 टाइम जो है ना वो अगर डिवाइड कर गया है तो वो ना आगे डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास ना डीजनरेट हो जाएगा। मतलब क्या, अगर 60 टाइम उसने जो है ना आपके पास किया है, वो डिवाइड किया है, तो P53 क्या करेगा, इसको अपोप्टोसिस करवाएगा। ये नॉर्मल बता रहा हूँ। क्या, P53 सेल की नॉर्मल क्या करेगा, अपोप्टोसिस करवाएगा, ठीक है। अब मैंने तो P53 को क्या किया था भाई, म्यूटेटेड किया था, इसके फंक्शन को बिल्कुल मैंने लॉस किया था, तो ये सेल क्या करेगा, और एक्टिवेट हो जाएगा। एंड 60 से अबोव ये क्या करेगा उसकी, मतलब क्या करेगा, उसको ना रेप्लिकेट करेगा एंड उसकी ना प्रोटेक्शन करेगा बाकी भी सेल्स की। मतलब क्या, ये 60 से जो है ना 60 डिवीजन के बाद भी ये रेप्लिकेट करता रहेगा। इसे हम बोलते हैं क्या, इवेजन ऑफ सेनी सेंस। मतलब क्या, ये ना इस P53 की जो ना जो मार रहा था इसको, उससे जो है ना इवेड कर गया, उसको जो है ना बिल्कुल इसने स्किप कर दिया। एंड देन दूसरी आती है हमारे पास क्या, टीलोमरेज एक्टिविटी। टीलोमरेज एक्टिविटी ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी ना, ये वाली। यहाँ पर क्या था, ये टीलोमर था, यहाँ पर ये जो ना बिल्कुल लॉस होता जाता है। यहाँ पर क्या था, टीलोमरेज एंजाइम था ना, ये इसको एक्टिवेट करता है और टीलोमरेज इसकी जो ना ये इसको लास्ट वाले पॉइंट को ख़त्म होने ही नहीं देता। इसकी वजह से वो लिमिटलेस उसकी जो है ना वो हो जाती है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल हो जाता है किसका, कैंसर सेल्स का। और कैंसर सेल को ना हम यहाँ पर स्टेम सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट जो है ना बिहेव लाइक ए स्टेम सेल, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस जो है ना
आपके पास इसकी टीलोमरेज एक्टिविटी इसमें बढ़ जाती है। और ये ना टीलोमरेज एक्टिविटी ना इसकी जब बढ़ जाती है तो ये ना एक यहाँ पर एक पाथवे में बताऊँगा आपको अभी, जिसे हम बोलते हैं क्या, इवेजन ऑफ ये ना टीलोमरेज एक्टिविटी को ना यहाँ ये भी कर सकते हैं, जो ना इवेजन ऑफ माइटोटिक क्राइसिस। अब देखिए इवेजन ऑफ माइटोटिक क्राइसिस का मतलब क्या, नॉर्मल, पहले मैं नॉर्मल बताऊंगा, ठीक है। लेट सपोज ये कि आपके पास कोई भी नॉर्मल सेल है, ये क्या नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल रेप्लिकेट कर रहा है, इसका ये जो लेट सपोज ये टीलोमेर है बिल्कुल शॉर्ट हो गया, ये क्या टीलोमेर है, नॉर्मल इसका कितना था, ये था, अब जो इसने रेप्लिकेट ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। टीलोमेर जब शॉर्ट होगा तो ये ना आपके पास यहाँ पर जो है ना चला जाएगा कहाँ पर, जो है ना या तो इसको P53 यहाँ पर क्या करेगा, डाई करेगा, यहाँ पर लेट सपोज ये क्या P53 के अंडर ये इसको डाई करेगा, ठीक है। ये मतलब सेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब या तो ख़त्म हो जाएगा या सेनीसेंट सेल हो जाएगा। मतलब क्या, SEN, सेनीसेंट का मतलब क्या था, ये वाला सेनीसेंट का मतलब क्या, ये 60 जो है ना आपके पास डिवीज़न करेगा, उसके बाद कोई भी डिवीज़न नहीं करेगा। अगर उसके बाद ये डिवीज़न करेगा तो मतलब क्या, ये कैंसर सेल हो जाएगा। मतलब क्या, इसकी डिवीज़न, फर्दर डिवीज़न को इनहिबिट कौन कर रहा था, P53, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सेनीसेंट सेल बन जाएगा अगर P53 इज़ इंटेक्ट, अगर P53 अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर P53 वर्क नहीं करा तो ये ना एक और पाथवे जो है ना डेवलप करता है, उसे हम बोलते हैं, उस पाथवे का आपके पास नाम क्या है, उस पाथवे को हम बोलते हैं क्या, या जो है ना नॉन होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग पाथवे, नॉन होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग पाथवे, नॉन होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग पाथवे, ठीक है। अब ये इस पाथवे के थ्रू आएगा एंड ये ना यहाँ पर रेप्लिकेट करता जाएगा, जो है ना रेप्लिकेट करेगा, यहाँ पर जो ना क्रोमोसोम इसके मिलेंगे, ठीक है, बाकी सारे 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे फिर यहाँ पर, और फिर ये मेटाफेज में चला जाएगा, एनाफेज में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये इस फेज़ में आ गया, यहाँ पर ये इस फेज़ में आ गया, यहाँ पर लेट सपोज 2 क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पर मैं इसको 4 क्रोमोसोम कर देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, अगर टीलोमरेज एक्टिव है तो दिस सेल इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कैंसरस सेल, तो ये टीलोमरेज क्या करेगा, इसको इस कैंसरस सेल में कन्वर्ट करेगा। अगर टीलोमरेज एक्टिव नहीं है तो ये ना एक चीज़ बनाएगा जिसे हम कहते हैं क्या, माइटोटिक केटा स्पोर, क्या माइटोटिक केटा स्ट्रोफ, केटा माइटोटिक केटा स्ट्रोफ। This mitotic catastrophe is the sign of death of the cell. This is the alternate pathway for the death of the cell. अगर टीलोमरेज एक्टिव नहीं है, अगर टीलोमरेज एक्टिव है तो यहाँ पर क्या होगा, सेल कैंसरस सेल में तब्दील हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर टीलोमरेज एक्टिविटी यहाँ पर लिखा था। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस टीलोमरेज एक्टिविटी। एंड देन सेल्फ रिन्यूअल, एंड ये सेल ना आपके पास खुद जो है ना आपके पास क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। सो ये क्या था आपके पास, हमारे पास जो है ना पॉइंट 1 भी हो गई, सेकंड भी हो गई, थर्ड भी हो गई, फिफ्थ भी हो गई, फोर्थ भी हो गई, फिफ्थ भी हो गई, सिक्स्थ भी हो गई। हमारे पास बस 2 पॉइंट्स रहती हैं, इवेजन एंड मेटास्टेसिस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड द इवेजन ऑफ होस्ट इम्यूनिटी, ठीक है। इनकी मैं बाद में बात करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है ना आपके पास ये वाला पोर्शन हमारा, ठीक है। होप कि ये क्लियर होगा आपको।